नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। दुनिया भर में फैली कोरोना महामारी के बीच भारत सरकार ने दूसरे देशों में फंसे अपने लोगों को निकालने के लिए वंदे भारत मिशन की शुरुआत कर दी है। आज इसी मिशन के तहत बांग्लादेश की राजधानी ढाका से करीब 129 लोगों को लेकर भारतीय फ्लाइट देश की राजधानी दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी नेशनल हवाई अड्डे पर उतरी। और बता दें कि भारत सरकार ने यह भी कहा है कि वंदे भारत मिशन के दूसरे चरण के तहत 15 मई से मध्य एशिया के साथ ही विभिन्न यूरोपीय देशों में फंसे भारतीय नागरिकों को भी वापस लाया जाएगा। बारहवीं और 10वीं की सीबीएसई की परीक्षाओं की तिथि निश्चित करने के बाद अब पेपर चेकिंग के लिए भी योजना बना ली गई है। आदरणीय अभिभावकगण, जैसे कि आप और सभी विद्यार्थी लगातार ये पूछ रहे हैं कि परीक्षा परिणाम कब घोषित होगा, तो आपको तो मालूम है कि कुछ जो अवशेष परीक्षाएं बची हुई हैं वो 29 परीक्षाएं हैं, वो 1 जुलाई से 15 जुलाई तक होंगी। लेकिन जो हमारे 173 विषय की सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं हो चुकी थी, उनकी 1.5 करोड़ से भी अधिक उत्तर पुस्तिकाएं जो अभी जांचने के लिए पड़ी हुई थी, उसमें सीबीएसई बोर्ड ने 3000 सीबीएसई स्कूलों को मूल्यांकन का केंद्र चिन्हित कर दिया है। इन 3000 जो मूल्यांकन केंद्र हैं, इन मूल्यांकन केंद्रों से अब ये कॉपियां अध्यापकों तक पहुंचाई जाएगी और अध्यापकों तक पहुंच करके वो मूल्यांकन करेंगे। मैं गृह मंत्री जी का हृदय से बहुत आभार प्रकट कर रहा हूं कि उन्होंने हमको ये सुविधा दी है कि हम 1.5 करोड़ उत्तर पुस्तिकाओं को जांचने का काम शुरू कर दें और जो 3000 केंद्र हैं वहाँ से अध्यापकों के घरों तक उन उत्तर पुस्तिकाओं को जो पहुँचाने की व्यवस्था की अनुमति गृह मंत्रालय ने हमको दी है। मैं गृह मंत्रालय का आभार प्रकट कर रहा हूँ और सभी छात्रों को, विद्यार्थियों को और सभी अभिभावकगण को और आदरणीय अध्यापकगण को ये कहना चाहूँगा कि अब हम बहुत जल्दी कल से ही ये काम शुरू कर रहे हैं। चलिए इसी बीच शुरू कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। पंजाब से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। पंजाब से बड़ी खबर, कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार में एक बार फिर से उठी अफसरशाही पर सवाल उठे हैं। विधायक अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग के चीफ सेक्रेटरी के पद पर विधायक ने ट्वीट के जरिए चीफ सेक्रेटरी पर हमला बोला है। पंजाब से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। पंजाब से इस वक्त की ये बड़ी खबर, अफसरशाही के खिलाफ आवाज उठाई गई है। विधायक राजा वड़िंग ने चीफ सेक्रेटरी के पद से हटाने की मांग की है। ये बड़ी खबर, विधायक ने ट्वीट के जरिए ये मांग की है। अफसरशाही पर सवाल उठे हैं और विधायक राजेंद्र जी विनीत कपूर हमारे विशेष संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनीत जी, क्या कुछ पूरी जानकारी है किस तरीके से विधायक राजा वड़िंग ने ये आरोप लगाए हैं और चीफ सेक्रेटरी पर हमला बोला गया है? बिल्कुल, देखिए, सीधे तौर पर अगर हम बात करें तो लगातार पंजाब के अंदर अफसरशाही हावी होने के आरोप जो हैं वो लगते हैं। न केवल विपक्ष बल्कि जो सत्ता पक्ष के विधायक हैं वो भी ये आरोप लगाते आए हैं कि कैप्टन सरकार के राज के अंदर, प्रदेश के अंदर अफसरशाही हावी है। तो इसी को लेकर आज एक सब कमेटी की बैठक थी। इस सब कमेटी की बैठक के बीच में भी मंत्रियों और चीफ सेक्रेटरी के बीच में मुद्दे को लेकर नोकझोंक हुई थी, जिसके बाद कुछ एक मंत्री, जिसमें मंत्री सिंह बादल जो वित्त मंत्री हैं, इसके अलावा 2 अन्य मंत्री जो काफी सीनियर पोस्ट के मंत्री हैं, वो उस मीटिंग का बायकॉट करके बाहर आ गए थे। कैबिनेट मीटिंग होनी थी लेकिन मंत्रियों ने कैबिनेट मीटिंग तक का बायकॉट कर दिया था। और अब इसी मसले को लेकर अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने अब से कुछ देर पहले एक ट्वीट किया है और इस ट्वीट के माध्यम से कैप्टन अमरिंदर सिंह से अपील की है कि चीफ सेक्रेटरी को तुरंत उनके पद से बर्खास्त किया जाए। यहां पर वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि लगातार जो चीफ सेक्रेटरी हैं वो पंजाब के कैबिनेट मंत्रियों और उनके फैसलों की तौहीन करते
हुए नजर आते हैं। इसी वजह से ये जो इनका रवैया है इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। यहाँ ये भी राजा वड़िंग कहते नजर आए कि वो कैप्टन अमरिंदर सिंह का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। इसी वजह से उनसे अपील कर रहे हैं कि चीफ सेक्रेटरी को उनके पद से तुरंत बर्खास्त किया जाए ताकि मंत्रियों की और उनके फैसलों की तौहीन ना हो। जी विनीत, क्या कुछ पूरा मामला है? इस मामले पर भी प्रकाश डालिए। क्या कुछ ऐसे फैसले हैं जिनको चीफ सेक्रेटरी की तरफ से नकारा गया? देखिए, आज की अगर बात करें तो आज कैबिनेट सब कमेटी की बैठक थी। ये कैबिनेट सब कमेटी की बैठक विशेष करके जो पंजाब के अंदर इस वक्त एक्साइज पॉलिसी के अंदर संशोधन की बात निकलकर सामने आई है, इसके अलावा लेबर लॉज के अंदर कुछ बदलाव करने की बात आई है, उसको लेकर ये कैबिनेट सब कमेटी की बैठक रखी गई थी जिसमें चीफ सेक्रेटरी भी थे, इसके अलावा कुछ कैबिनेट मिनिस्टर भी थे। ये सब कमेटी की रिपोर्ट आज कैबिनेट मीटिंग में पेश होनी थी, लेकिन जब इस रिपोर्ट के ऊपर चर्चा हो रही थी तो मंत्रियों के कुछ सुझावों पर जो चीफ सेक्रेटरी है उन्होंने ऐतराज जताया, जिसको लेकर कहीं ना कहीं जो मंत्री हैं उनकी और चीफ सेक्रेटरी के बीच में कहीं ना कहीं नोकझोंक हो गई। इसके बाद मंत्री जो हैं वो कहीं ना कहीं उस मीटिंग से बाहर निकलते नजर आए, बायकॉट कर दिया, मीडिया से भी मुखातिब नहीं हुए। जिसके बाद कैबिनेट मीटिंग होनी थी लेकिन मंत्री कैबिनेट मीटिंग का भी हिस्सा नहीं बने, जिस वजह से कैबिनेट मीटिंग को भी पोस्टपोन कर दिया गया। तो ऐसे में अब ये जो मामला निकलकर सामने है, जो ट्वीट निकलकर सामने है, इसमें कहीं ना कहीं जरूर बात को एक बार फिर से सार्वजनिक कर दिया कि प्रदेश में एक बार फिर से अफसरशाही के खिलाफ आवाज उठनी शुरू हो चुकी है, क्योंकि लगातार सरकार के विधायक ये कह रहे हैं कि प्रदेश के अंदर अफसरशाही हावी होती नजर आ रही है। जी विनीत, तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। तो एक बार फिर से पंजाब में अफसरशाही पर जो है वो सवाल लगने शुरू हो गए हैं और कांग्रेस के ही विधायक राजा वड़िंग ने ये सवाल उठाए हैं। चीफ सेक्रेटरी को पद से हटाने की मांग की गई। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। केंद्र और पश्चिम बंगाल सरकार में चली आ रही खींचतान एक बार फिर से अमित शाह के पत्र के कारण बढ़ गई है। सियासत जारी है, राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का अंबार लगा हुआ है। इस बीच कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला ने भी केंद्र सरकार को नसीहत दी है। कोरोना की समस्या है, इससे लड़ने के लिए सबको मिलजुल के एकजुट होकर लड़ना पड़ेगा। ये कल राहुल जी ने कहा कि दलगत राजनीति से ऊपर उठ के और एक दूसरे की आलोचना किए बगैर हम इस लड़ाई को लड़ना चाहते हैं। और इसमें जो सहयोग और सुझाव की ज़रूरत है हम देना चाहेंगे। सारे मुख्यमंत्रियों को विश्वास में लेना चाहिए, सारे मुख्यमंत्रियों से कंसल्ट करके निर्णय लेना चाहिए। तो अब ये सबकी जिम्मेदारी बन जाती, केंद्र सरकार की भी, सारे राज्य सरकारों की, कि इस लड़ाई में कोई जो है आपस में मतभेद नहीं होने चाहिए, आपस में टकराव नहीं होना चाहिए। सब मिलजुल के बात करके इस लड़ाई को लड़ें और किसी भी राज्य का केंद्र का राज्यों से मतभेद जो है वो नहीं होने चाहिए और एक तरह से जो है बिना किसी राजनीति के इस लड़ाई के सबको लड़नी चाहिए। मुख्यमंत्रियों की भी उतनी जिम्मेदारी है, केंद्र सरकार की भी उतनी जिम्मेदारी है और यहाँ तक कि कलेक्टर और नीचे जिला प्रशासन की भी उतनी जिम्मेदारी। तो सबको और सारे नागरिकों की जिम्मेदारी है, तो सबको एकजुट होकर इसको लड़ना चाहिए। आपस में किसी किस्म का टकराव नहीं होना चाहिए। दिल्ली से बिहार भेजे गए मजदूरों के ट्रेन किराए को लेकर फिलहाल बिहार और दिल्ली सरकार आमने सामने है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इसी बीच बीजेपी नेता और सांसद रामकृपाल यादव ने भी प्रतिक्रिया दी है। दिल्ली सरकार घटिया राजनीति कर रही है। सस्ती लोकप्रियता हासिल न करिए माननीय केजरीवाल जी। एक तो व्यवस्था आपने फैला दिया, यहाँ पर भूखे प्यासे लोग रह रहे हैं, उसकी चिंता तो है नहीं। उनसे काम लिया और दूध में मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया। जो व्यवस्था है, एवरीडे 200 फ़ोन आता है मेरे पास पटना और बिहार के विभिन्न इलाकों से, जिस हाल में यहाँ लोग रह रहा है। अच्छा ये बताइए, जाना क्यों चाहता है लोग घर? अगर यहाँ व्यवस्था दुरुस्त हुई होती तो शायद नहीं जाता। तो खैर एनीवे, जाएगा लोग घर तो जाएगा अपना। राज्य की सरकार ने अपील की माननीय प्रधानमंत्री से, प्रधानमंत्री जी बड़ी कृपा की, उन्होंने इजाज़त दे दिया, रेल से लोग वापस हो जाएंगे। बिहार में अब तक कोई 1 लाख से अधिक मजदूर देश के विभिन्न भागों से वापस चले गए। गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पत्र लिखा है। पत्र में अमित शाह ने कहा कि प्रवासियों को घर पहुंचने में मदद करने के लिए राज्य सरकार का सहयोग नहीं मिल रहा है। इसके बाद से राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। सीपीआई नेता मोहम्मद सलीम ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। गृह मंत्री
पत्र लिखा मुख्यमंत्री को। इससे पता चला कि गृह मंत्री हैं। जब से नमस्ते ट्रम्प किए और उसके बाद आज देखो गुजरात में सिंगल सोर्स में सबसे ज़्यादा फैला है ये बीमारी, और उसके बाद जब दिल्ली में ये नरसंहार हुआ उसके बाद से गृह मंत्री छुट्टी में चले गए थे। रेल चलाना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। माइग्रेशन और उसके साथ क्वारंटाइन भारतीय संविधान के अनुसार जो सूची है वो राष्ट्रीय जिम्मेदारी है और केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। 81 नंबर में आप देख लो, अमित शाह को मालूम नहीं है, संविधान पढ़ लो। उसके बावजूद भी उन्होंने जो गाइडलाइन दिया ये अद्भुत है। सबसे अब नई तरीके से बनाया गया कि रेल मंत्रालय रेल चलाएगी अगर राज्य सरकार को राजी हो। कब से रेल सरकार ऐसे किया? ये जान करके किया गया क्योंकि केंद्र सरकार जिम्मेदारी लेने लगी। इसीलिए रेल के किराए के बारे में हो, लोगों को खाना देने के बारे में हो, राशन के बारे में हो, आम मजदूरों की जो परेशानी है उसको लेकर के मोदी सरकार जो पीएम केयर के नाम में किया वो केयर नहीं कर रहे हैं। और हमारे राज्य में ममता बनर्जी तो ये जैसे गुजरात के मॉडल को कॉपी करने के बाद गुजरात से की तरह ही सबसे ज़्यादा यहाँ मृत्यु के हार बढ़ रहा है और ये नए नए बीमारी बढ़ रहे हैं। हम पैनिक होने मना कर रहे हैं, लेकिन पेंडेमिक को लेकर के केंद्र सरकार और राज्य सरकार पेंडेमोनियम कर दिए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से ममता बनर्जी को पत्र भेजने के मामले पर राजनीति गरमाई हुई है। अब आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने भी इस मामले पर प्रतिक्रिया दी है। येदियुरप्पा ने बिल्डर्स के साथ मीटिंग करके कह दिया हमारे यहाँ से कोई मजदूर नहीं जाएगा, फिर दबाव बना तो बोले हाँ हाँ साहब जाएगा। बिहार सरकार को ले लीजिए, पहले उनकी तरफ से बयान आया साहब हमारे पास संसाधन नहीं है, पैसा नहीं है, हम किसी मजदूर को यहाँ नहीं आने देंगे। बाद में दबाव पड़ा तो अब लेने आएंगे लेकिन किराया नहीं देंगे। तो ये कोई एक विशेष गवर्नमेंट को टारगेट करने के बजाय इस पे एक व्यापक नीति बनानी चाहिए। राज्यों का आपस में संवाद स्थापित हो, आपस की सहमति बने और लोग मजदूर जो फंसे हैं वो एक राज्य से दूसरे राज्य जाए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के स्वास्थ्य को लेकर के पिछले कुछ दिनों से अलग अलग तरह की अफवाहें सामने आ रही थी। अब खुद अमित शाह ने अपने स्वास्थ्य को लेकर के जानकारी दी है। साथ ही अफवाहों को दरकिनार करते हुए उन्होंने कहा कि वो पूरी तरह से स्वस्थ हैं। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनवाते हैं। अमित शाह जी एक मजबूत लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो अमित शाह जी ने जब से धारा 370 हटाई, जब से राष्ट्रवाद के पथ को आगे बढ़ाया है, तो कुछ लोग उनके खिलाफ साजिश करते रहते हैं। और ऐसे लोगों ने इस तरह की साजिशन अफवाह फैलाई है, झूठ फैलाया। जब देख रहे हैं कि रोज प्रधानमंत्री के साथ बैठक में अमित शाह जी रोज काम कर रहे हैं, तब भी इस तरह की झूठी अफवाह, ये मैसेज जो है फेक मैसेज नहीं है, ये हेट मैसेज है। ये नफरत फैलाने वाले लोगों ने इस तरह की हरकत की है और इसका जवाब देश के 135 करोड़ लोग देंगे। उन सब की दुआ अमित शाह जी के साथ है, वो पूरी तरह स्वस्थ हैं। और ऐसे लोगों के लिए उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि वो मन में कोई दुर्भावना रखने वाले नहीं, लेकिन जो लोग इसमें हैं उनका पुलिस को पता करके कार्रवाई करनी चाहिए। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने प्रवासियों के प्लान सहित कई मुद्दों पर टिप्पणी की है। समूचे देश में मिलकर के काम कर रहे हैं। एमएचए की जो गाइडलाइंस हैं वो सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से सलाह मशवरा करने के बाद बनाई जाती है। मुझे अफसोस है कि ममता बनर्जी सरकार का रुख सकारात्मक नहीं। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज और बिहार सरकार के बीच में रजामंदी है। 85% वाहन रेलवे करती है, 15% वाहन बिहार सरकार करती है। जब वो चले जाते हैं बिहार में, उसके बाद उनको 500 रुपये और अतिरिक्त बिहार सरकार की तरफ से घर जाने के लिए दिए जाते हैं। दिल्ली सरकार का प्रचार भ्रामक है। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने ममता सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सीएम ममता बनर्जी को खुद जनता का ध्यान रखना चाहिए कि जिस काम को खुद चीफ मिनिस्टर साहिबा को करना चाहिए, ममता दीदी को करना चाहिए, कि वहाँ के जो उनके पश्चिम बंगाल के लोग हैं उनकी जो है वो जो भलाई है उसके लिए क्या करना है उन्हें खुद करना चाहिए। उसके लिए केंद्र सरकार को बार बार उनसे विनती नहीं करने की ज़रूरत है, चिट्ठी लिखने की ज़रूरत नहीं है। अफसोस की बात है कि बार बार उनको कहा जा रहा है कि भैया आप जो है वो अपने पश्चिम बंगाल के लोगों की स्वास्थ्य के बारे में, उनकी सुरक्षा के बारे में चिंता करिए।
केंद्र सरकार आपकी पूरी मदद करने को तैयार है और कर रही है, लेकिन वो अभी भी उसको सोचने को तैयार नहीं है, समझने को तैयार नहीं। अपने मम्मी जी के समय के पीएमओ के हैंगओवर से बाहर निकल करके मोदी जी के पीएमओ की हकीकत को समझना चाहिए। ये वो समय नहीं है जब नॉनसेंस और न्यूसेंस कह के राहुल बाबा अध्यादेशों को, जिसे कि संसद को पास करना होता था, जिसे कैबिनेट पास करती है, उसे फाड़ दिया करते थे। इसलिए जो है वो अपने दिमाग से भय पैदा करने का, भ्रम पैदा करने के भूत को निकालें, उससे अपने दिमाग को मुक्त करें और सनकी सियासत से बाहर आएं। क्योंकि आज देश जो है वो इस संकट के समय में ईमानदारी के साथ इस तरह के जो नकारात्मक सियासत करने वाले लोग हैं उनको पसंद नहीं कर रहा है। आपको किसी तरह का सुझाव, आपके पास सुझाव है नहीं, आप जो है वो सवाल ज़्यादा करते हैं, सुझाव आपके पास जीरो, सुझाव में जीरो और सवाल में हीरो बने हुए हैं। तो इसलिए हमारा यही कहना है कि इस तरह के नकारात्मक चीज़ों से, नकारात्मक बातों से दिमाग पर भी नकारात्मक असर पड़ जाता है। इसलिए उसको अपने दिमाग से निकालें और सकारात्मक रास्ते से चलें। यही आपके लिए भी अच्छा है, यही देश के लिए भी अच्छा है। सभी लोग जानते हैं एक बहुत ही प्रतिष्ठित दरगाह है अजमेर शरीफ में ख्वाजा गैर मोइनुद्दीन चिश्ती साहब की। वहाँ पर भी जो उनका स्कूल है ख्वाजा मॉडल स्कूल, उसको भी दिया गया है क्वारंटाइन सेंटर के लिए, जिसमें कि हज़ारों लोग जो है वो आइसोलेशन और क्वारंटाइन सेंटर का उसमें लाभ ले रहे हैं। विश्राम स्थली में भी बहुत बड़ी संख्या में लोग क्वारंटाइन और आइसोलेशन की सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं। उसके अतिरिक्त सभी धर्मों के मानने वाले जो ज़ायरीन थे, जो आए हुए थे, लगभग 4,05,000 से ज़्यादा लोग, उनको भी लगभग 1.5-2 महीने तक विश्राम स्थली में रखा गया। और जो दरगाह कमेटी है, जो खादिम हैं, उसके अलावा जो सज्जादा नशीन हैं, उन सब ने मिल करके और लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा खर्च करके सभी लोगों के खाने का, दवाओं का, उसके अलावा उनको वापस जाने का, उन्होंने क्योंकि क्वारंटाइन पीरियड भी पूरा कर लिया, आइसोलेशन पीरियड भी पूरा कर लिया और आने जाने की इजाज़त भी मिल गई थी, तो वो उनको जाने आने की इजाज़त भी दी। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम अजीत जोगी की अचानक तबीयत खराब हुई, जिसके बाद उन्हें रायपुर के श्री नारायण अस्पताल में भर्ती करवाया गया। डॉक्टर सुनील खेमका ने कहा है कि उनकी हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। गए थे टीम के साथ, तो उनको वहाँ पर कार्डियक अरेस्ट हो गया था, तो फिर उनको CPR किए और उनको तुरंत एम्बुलेंस में शिफ्ट किए हैं। अभी हमारे यहाँ आ गए हैं, वो श्री नारायण हॉस्पिटल में है, अभी वेंटिलेटर पे है वो, और पल्स BP उनका लगभग मेंटेन हो रहा है। अभी 1-2 दिन में और तो चेक क्लियर होगी कि आगे कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। अभी ज़्यादा सीरियस नहीं, कहीं बाहर ले जाने की जरूरत नहीं, कहाँ बाहर जाने की कोई बात नहीं, सब व्यवस्था है, तो सब कुछ हो रहा है। खतरे से बाहर है नहीं, अभी ऐसा तो नहीं बोल सकते, अभी काफ़ी सीख है। कोरोना वायरस से पश्चिम बंगाल में अभी तक 10 पुलिस अधिकारियों की भी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। बता दें कि डॉक्टर्स के साथ पुलिसकर्मी भी कोरोना की जंग में फ्रंट लाइन पर हैं और हजारों लोगों को भोजन खिला रहे हैं। वहीं पुलिस लोगों को इकट्ठा होने से रोकने के प्रयास भी कर रही है। पश्चिम बंगाल में तीसरा चरण लॉकडाउन शुरू होने से हम लोग देख रहे हैं धीरे धीरे मरीज का संख्या बढ़ रहा है। खुद पुलिस वालों ने भी पश्चिम बंगाल में अभी 10-11 पॉजिटिव केस भी आ चुका है, लेकिन तब भी बंगाल का पुलिस ने अभी जो कर रहे हैं उसको दाद देना चाहिए। आप सीधा तौर से देख सकते हैं पश्चिम बंगाल पुलिस ने कई दिनों से हजारों के ऊपर आदमी लोगों को भोजन कराते हैं और सीधा तर से आप जो देख सकते हैं बच्चों को लेकर बड़े से लेकर कई जो लोग जो बाहर से आते हैं सबको भोजन कराता है। लेकिन फिलहाल अभी जो सबसे बड़ी बात सामने आ रहा है, जो पुलिस वालों ने काम करता है खुद उसका सिक्योरिटी क्या है, इस सबसे बड़ी प्रश्न अभी सामने आ गया, क्योंकि अभी तक बंगाल में 10 पुलिस लोगों का पॉजिटिव केस पाया गया। कैमरा पर्सन सुदीप के साथ शांतनु बनर्जी, ANB पश्चिम बंगाल। शनिवार को सूरत में प्रवासी कामगारों ने अपने राज्यों में वापस भिजवाने की मांग की और
विरोध प्रदर्शन किया। हर बार की तरह पुलिस ने बल प्रयोग करते हुए भीड़ को तितर-बितर किया और कई जगह पर झड़प भी हुई और सूरत के जॉइंट पुलिस कमिश्नर DN पटेल ने इस मामले पर क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनवाते हैं। कि ये हजीरा इंडस्ट्रियल एरिया है पूरा, उसमें अदानी L&T है, बाकी काफ़ी कंपनियां हैं यहाँ पे, क्रिप्को वगैरह है। तो लोग बिहार और उत्तर प्रदेश से काफ़ी लोग हैं यहाँ पे, श्रमिक लोग हैं जो कि लॉकडाउन जारी हुआ तब से यहाँ पे लॉकडाउन का पालन कर रहे थे। लेकिन ये कंपनियां जो है ज़्यादातर एसेंशियल एक्टिविटीज़ में आती है, इसलिए सभी कंपनियां में 30% जो वर्कफोर्स है यूज़ करके कंपनियां चालू थी। लेकिन अब जो कि 14 के बाद ज़्यादा लॉकडाउन बढ़ा और बाकी स्टेट से भी, बाकी अलग अलग एरिया से भी यूपी और बिहार की ट्रेन वगैरह जा रही है और उड़ीसा के लिए, तो इन लोगों को पिछले एक आध हफ्ते से गांव जाने के लिए काफ़ी प्रेशर कर रहे हैं। अंदर से लोग काम के ऊपर उनको ज़्यादा घर जाने की ज़्यादा इच्छा हो रही है। तो कल परसों भी ये लोग इकट्ठा हुए थे, हमने लिस्ट वगैरह उनको बोला, लीडर को तुम लिस्ट बनाओ, जब भी तुम्हारी टर्न आएगी तब हम तुमको ट्रेन, तुम्हारा 1200 आदमियों का एक ट्रेन जाता है तो उसमें, और वो हमने कल कलेक्टर ऑफिस को सुपुर्द भी कर दिया। 5 एक ट्रेन के लिए हमने लिस्ट भी भेज दिया है। लेकिन आज फिर से सुबह 8 बजे लोग कुछ लोग हैं L&T कंपनी है, कुछ कंपनियां में जिन्होंने काम किया है, उनका ये कहना है अकॉर्डिंग टू दिस लेबरर्स कि मार्च महीने में पगार नहीं मिला उनको, अप्रैल में भी नहीं मिला। तो ऐसे आतंकवादी फंडिंग मामले में रंजीत सिंह चीता की और उसके साथी गगन को लेकर के आज पुलिस ने 5 दिन का रिमांड हासिल कर लिया है और पुलिस दोनों को लेकर सिविल हॉस्पिटल में मेडिकल करवाने के लिए पहुंची। आपको बता दें कि NIA और पंजाब पुलिस ने रंजीत सिंह उर्फ चीता और उसके साथी को गगन को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। अमृतसर में पकड़ी गई 552 किलो हेरोइन के मामले में पुलिस को चीते की तलाश थी। रंजीत सिंह ते गगन सिंह गिरफ्तार किया, सरसे तो गिरफ्तार करके लाए नहीं। पहले हाल ऑलरेडी मुकदमे दर्ज है। नहीं और मुकदमा दर्ज है, ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अरे ये बारे मैं कुछ नहीं कर सकता। 5 दिन रिमांड मिला, 5 दिन, सॉरी 5 दिन। पंजाब पुलिस के DGP दिनकर गुप्ता ने चीते की गिरफ्तारी के बारे में अधिक जानकारी दी है। पंजाब पुलिस ने और एक आध बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है और रंजीत सिंह राणा एलियस चीता, जो कि हवेलियाँ गांव का रहने वाला है, इंडो पार्क बॉर्डर पे ये गांव है, उसकी करीब हिंदुस्तान का आज की डेट में वन ऑफ द बिगेस्ट ड्रग स्मगलर्स है, उसको ये पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। ये जून 2019 में एक कस्टम्स ने हेरोइन की कंसाइनमेंट पकड़ी थी ICP इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट अटारी पे। तो वो रॉक सॉल्ट की कंसाइनमेंट में एक ट्रक के माध्यम से आई थी पाकिस्तान से इंडिया में। तो उसमें ये वांटेड था रंजीत सिंह चीता और तभी से तलाश थी। इस केस को हमने ट्रांसफ़र तब किया था क्योंकि इसमें इंटर स्टेट लिंकेजेस थे, इंटरनेशनल रेमिफिकेशंस थे, क्योंकि इसमें एक कश्मीर के इंडिविजुअल की भी एक उसमें लिंकेजेस थे। तो इसलिए हमने केस ये ट्रांसफ़र किया था। हमारे CM पंजाब ने लिखा था यूनियन होम मिनिस्टर साहब को और तब ये ट्रांसफ़र हुई थी NIA को इन्वेस्टिगेशन। तो इसको पकड़ा है हमने। तो ये जो रेड करी गई इसमें हमें सपोर्ट हरियाणा पुलिस की SP सरसा और उनकी टीम थी, हमारी पंजाब पुलिस की करीब 45 लोगों की टीम थी। हरियाणा के CM मनोहर लाल खट्टर ने राज्य में कोरोना की स्थिति के बारे में जानकारी दी है। कुल 653 लोग कोरोना से प्रभावित हो चुके हैं, अर्थात पॉजिटिव टेस्ट केस आए हैं, जिसमें से 280 लोग रिकवर हो गए हैं। 365 लोग अभी भी अस्पताल में अपना इलाज करा रहे हैं।
ये आंकड़ा हमें अपने आप में बहुत बड़ा लगता है, लेकिन फिर भी संतोष की बात यह है कि हरियाणा के सब तरफ, चाहे दिल्ली हो, राजस्थान हो, पंजाब हो, उत्तर प्रदेश हो, यहाँ स्थिति काफ़ी खराब है। चंडीगढ़ में भी एक जिले के बराबर क्षेत्र होने के बाद 125 संख्या से ऊपर हो गई है। हमको इन सब प्रदेशों से सावधान रहना है। हमने इसके लिए अपने जितने बॉर्डर्स हैं उन सबको सख्त किया है, सील किया है। बहुत आवश्यक व्यक्तियों को ही आने जाने के पास दिए जाते हैं। ये लड़ाई हमारी निरंतर कोरोना के विरुद्ध जारी है। इसमें हमने पूरे सख्त स्टेप भी उठाए हुए हैं, लेकिन जहां एक और कोरोना की लड़ाई लगातार चल रही है, वहीं लॉकडाउन फेज 3 में हमें अपनी आर्थिक गतिविधियां, अपनी औद्योगिक गतिविधियां, इसको भी ठीक करना ये आवश्यक है। गृह मंत्रालय की सूचनाओं के हिसाब से हम उसमें कुछ ढील दे रहे हैं। वो ढील रेड जोन में थोड़ा कम है, ऑरेंज और ग्रीन जोन में ढील कुछ ज़्यादा दी गई है। चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। हरियाणा के जींद में 3 सब्जी बेचने वाले कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद से पुलिस और भी ज्यादा सतर्क हो गई है। वहीं जींद की मंडी को अस्थायी रूप से दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया है। अब मंडी का टाइम सुबह 5 बजे से और 9 बजे तक का है और दूसरी मंडी को पूरी तरह से सैनिटाइज किया जा रहा है। उसके बाद मंडी को दोबारा से वहां पर लगाया जाएगा। वहीं लोगों का क्या कुछ कहना है, हमारे संवाददाता ने वहां पर मंडी का जायजा लिया है। जींद में फूटा कोरोना का बम। 15 नए मामले सामने आए हैं। हालांकि टोटल की अगर बात की जाए तो 15 मामले हैं। आप देख सकते हैं 3 सब्जी बेचने वाले जो है यहाँ पे कोरोना पॉजिटिव मिले हैं और अस्थायी रूप से यहाँ पे जो है सब्जी मंडी बनाई गई है। ये आप गोलधारा देख सकते हैं, यहाँ पे गोलधारा लगाया गया है ताकि जो सब्जी बेचने वाले हैं या फिर ग्राहक हैं उनमें सोशल डिस्टेंसिंग भी दिखे। अब ये आप देख सकते हैं रेहड़ी पे जो है कुछ लोग सब्जी खरीदने लग रहे हैं, उनसे बात करते हैं। अच्छा जी, किस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ा है आपको? बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। सब्जी के लिए भी बड़ी दूर से आना पड़ रहा है, सामान नहीं मिल रहा। अभी आए तो सब कुछ चला गया, जिसके कारण बहुत परेशानी हो रही है हमें भी। तो सब्जी जो सब्जी मंडी पहले वहाँ पे थी तो अभी यहाँ शिफ्ट की गई है, तो मतलब सब्जी आपको प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाती? नहीं मिल पाती। अभी आए तो सब कुछ है ही नहीं, थोड़ी बहुत ही सब्जी है, इससे हो नहीं पा रहा ना, ले नहीं पा रहे सामान अच्छे से, इस वजह से दिक्कत हो रही है। बिल्कुल समस्या जो है कस्टमर को हो रही है। हालांकि सब्जी मंडी यहाँ शिफ्ट की गई है तो कुछ तो परेशानी जो है आ ही रही है। हमारे साथ दुकानदार मौजूद, उनसे बात करते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे जी, जैसे सब्जी मंडी शिफ्ट की गई है यहाँ पे? भाई बहुत परेशानी होने लग रही है, ठीक है, परेशानी बहुत होने लग रही है। पूरा सामान नहीं आने लग रहा है, दिखते हुए पब्लिक को भी दिक्कत है, रेडी वाला ने भी ज़्यादा दिक्कत है, माल मिल नहीं रहा, परेशानी बहुत ज़्यादा है बस। तो कब टाइम है मंडी का, कब तक? मंडी का है 4 से 8-9 बजे लग। हाँ बस। तो अगर बात की जाए तो 3 कोरोना पॉजिटिव मिलते सब्जी बेचने वाले, क्या कहना चाहेंगे? वो तो भाई देखो पब्लिक के अपनी सेफ्टी के लिए है, वो जो मिल गए ठीक है, उनने भी अपनी सेफ्टी करनी है। मंडी उनकी वजह से मंडी को यहाँ शिफ्ट किया गया है? हाँ बिल्कुल किया है जी,
बिल्कुल वहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा होती थी, इसीलिए मंडी यहाँ शिफ्ट की है जी। तो कितने कस्टमर आपके पास आ जाते हैं सुबह से, कितने बजे मंडी लगती है और क्या माहौल दिखाई देता है? वहाँ से बहुत फर्क है, यहाँ इतनी भीड़ नहीं होती, यहाँ खुला वातावरण है, जिस तरह अपना व्हीकल भी सही खड़े हो जाते हैं, वहाँ बहुत भीड़ होती थी। हाँ जी भाई। तो लोग काफ़ी लेने आते हैं? हाँ बिल्कुल सही है, इतनी भीड़ वाकई नहीं होती, ठीक ठाक अपना ले जाते हैं लोग जो मिलता है। बिल्कुल 3 जो है सब्जी बेचने वाले कोरोना पॉजिटिव आए थे, उस जिसके चलते जो है अस्थायी रूप से मंडी को यहाँ शिफ्ट किया गया, ताकि जो दूसरी मंडी है उसको पूरा सैनिटाइज किया जाए और तब जाके जो है उसमें दोबारा से सब्जी का काम शुरू किया जाए। मेरे सहयोगी सोनू कुमार के साथ परमजीत पवार, ANB न्यूज़, जींद। फरीदाबाद के नगर निगम में व्यापारियों की बैठक हुई, जिसमें फरीदाबाद शहर के सभी व्यापारियों के प्रधानों ने नगर निगम में पहुंचकर दुकानें खोलने की बात रखी और जिसमें मुख्य तौर पर व्यापार और कारोबार को लेकर के चर्चा की गई। ये बैठक नगर निगम कमिश्नर ने बुलाई थी, जिसमें सभी ने अपने सुझाव दिए हैं और लॉकडाउन में मार्केट खोलने को लेकर विचार विमर्श किया गया है। हमारे को ज्वाइंट अपना नगर निगम कमिश्नर ने बुलाया था। उन्होंने ये कहा था कि आप मार्केट के सुझाव बताओ, किस तरह की मार्केट खुलनी चाहिए, किस तरह की बंद होनी चाहिए। हमारा तो एक अपना पर्सनल सुझाव मानो तो पूरा बाजार जब तक गवर्नमेंट का लॉकडाउन है पूरा बंद होना चाहिए। अगर उसके बावजूद भी अगर खोलना चाहते हो तो हमारा एक सुझाव इनको दिया हमने मेन कि एक दिन राइट साइड खोली जाए, एक दिन लेफ्ट साइड खोली जाए, ताकि हर दुकानदार को मौका मिले कमाने का भी और हर ग्राहक को सामान मिले। दूसरा एक और हमने सलाह दी इनको, जैसे 1 नंबर मार्केट है, 2 नंबर है, 5 नंबर है, हर मार्केट के अंदर रेजिडेंशियल एरिया भी है और मकान भी है, और वहीं पर मार्केट जो है ना पूरी वही ब्लॉक करके और वहीं के वहीं ग्राहक घूमे। 1 नंबर ग्राहक 5 नंबर ना जाए, 5 नंबर जवाहर कॉलोनी ना जाए, जवाहर कॉलोनी का 2 नंबर ना जाए। हमने ये 2-3 सलाह दी है इनको और इसका इन्होंने कहा कि हम ऊपर सरकार को भेजेंगे, उसका जो होगा बताएंगे। हरियाणा में लॉकडाउन जारी है, हालांकि जरूरी कामों के लिए छूट दी गई है, लेकिन सभी जगहों पर मास्क पहनना अनिवार्य है। अगर कोई भी मास्क नहीं पहनता है तो उस पर पुलिस कार्रवाई भी कर सकती है, लेकिन अगर जनप्रतिनिधि खुद ही नियमों की अवहेलना करें तो क्या हो। करनाल से सांसद संजय भाटिया का एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो साइकिल पर सवार हैं लेकिन मुंह पर मास्क नहीं है। हालांकि हम इस वीडियो की पुष्टि नहीं करते, लेकिन पुलिस अधिकारी ने कहा कि अगर अब कोई ऐसा करेगा तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। बारे में हमें आदेश मिले हैं कि सभी व्यक्ति मास्क पहनेंगे। मास्क का मतलब कोई कॉटन का क्लॉथ भी हो सकता है। इसके पीछे उद्देश्य यही है कि अपने चेहरे और मुंह को ढक के रखें। तो हम लोगों को कल से ही जागरूक कर रहे हैं, जो भी लोग बाहर आ रहे हैं जिस भी किसी काम से, जिस भी किसी परमिशन के, उनको भी हम सभी नाकों पे हिदायतें दे रहे हैं कि वो अपने मुंह को ज़रूर ढक के रखें किसी भी प्रकार के कपड़े या मास्क से। पर आगे अब अगर इन हिदायतों की नहीं पालना होती है तो हमें कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। गुजरात के कच्छ जिले की रापर तहसील में 2 गुटों के बीच खूनी संघर्ष हो गया। मिली जानकारी के मुताबिक रापर तहसील के हमीरपुर में 2 समाज के गुटों के बीच पुरानी कोई रंजिश के चलते जमकर लड़ाई हुई, जिसमें एक समाज के 4 युवाओं की हत्या होने की सूत्रों से जानकारी भी मिल रही है। और घटना की गंभीरता को देखते हुए कच्छ SP परीक्षित राठौड़ हमीरपुर पहुंचे और मामले की जानकारी जुटाई। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के मदनवाड़ा थाना क्षेत्र में शुक्रवार देर रात पुलिस की नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हुई। इसमें 4 नक्सली ढेर हो गए, जबकि सब इंस्पेक्टर श्याम किशोर शर्मा भी शहीद हो गए। ASP नक्सल ऑपरेशन GN बघेल ने बताया कि देर शाम क्षेत्र के जंगलों में सर्चिंग के लिए पुलिस की टीम निकली थी। इसी दौरान वहां पर पहले से घात लगाए बैठे नक्सलियों ने फायरिंग शुरू कर दी थी। प्रवासी मजदूरों का पंजाब से कई रास्तों के जरिए हरियाणा में आना जारी है, जिसके कारण अंबाला में अब सड़कों पर प्रवासी मजदूरों का दिखना आम हो गया है। ऐसे में हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने पंजाब सरकार पर वार किया और कहा कि प्रवासी मजदूरों को पंजाब सरकार को हरियाणा में धक्का नहीं मारना चाहिए था, लेकिन हम धक्का नहीं मारेंगे। प्रवासी मजदूरों के लिए फिर से अंबाला में शेल्टर होम बनाने के आदेश दे दिए गए हैं और मजदूरों को भोजन का भी इंतजाम उनके लिए किया जाएगा। नहीं, बिल्कुल, अब कहीं से भी आके तो वैसे तो पंजाब सरकार को उनका इंतज़ाम करना चाहिए था और उनको ऐसे इधर को नहीं
धकेलना चाहिए था, पर हम तो धक्का मार नहीं सकते, तो उनका इंतज़ाम करेंगे। तो उसके लिए हमने कह दिया है कि उनके लिए शेल्टर बनाया जाए और उनको रखा जाए, और जैसे ही समय मिलेगा हम उनको भेजने का भी इंतज़ाम करेंगे। जो हरियाणा में आना चाहते हैं उन्होंने जो हमारी पोर्टल है उस पर उन्होंने रजिस्टर किया है कि वो हरियाणा में आके काम करना चाहते हैं, और उसके लिए अब हम उनकी कंसर्न जो सरकारें हैं उनके साथ बातचीत कर रहे हैं। जैसे ही वो एनओसी देंगे तो हम इनको लाएंगे। कुछ लोग जाना भी चाहते हैं, लगभग 8 लाख लोगों ने जाने के लिए रजिस्टर किया है, उनका भी हम इंतज़ाम कर रहे हैं, बसों का इंतज़ाम कर रहे हैं, गाड़ियों का इंतज़ाम कर रहे हैं। और मैं सबसे कहना चाहता हूँ कि ये पैदल या साइकिल पे जाने की कोशिश मत करें। हम गाड़ियों का में भेज रहे हैं, बसों में भेज रहे हैं, भोजन दे के भेज रहे हैं, और जैसे जैसे उनकी सरकारें हमें एनओसी देती जा रही हैं उस स्टेट में हम इनके जाने का इंतज़ाम करें। कोरोना के चलते लॉकडाउन के बाद दूसरे देशों की तुलना में भारत कहां स्टैंड करेगा, ये जानने के लिए हमारे संवाददाता ने फरीदाबाद इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष संजीव खेमका से बातचीत की है। आप भी सुनिए। कोरोना को लेकर लॉकडाउन का तीसरा चरण चल रहा है। अर्थव्यवस्था को लेकर तमाम लगातार बड़े कयास लगाए जा रहे हैं। हमारे साथ फरीदाबाद इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के पूर्व प्रधान और वरिष्ठ उद्योगपति संजीव खेमका जी मौजूद हैं यहाँ पर। कि जो बाकी देश हैं, क्योंकि उनके भी हालात अच्छे नहीं हैं, केवल एक इंडिया ऐसा नहीं है, तो बहुत ज्यादा हमें जो है डाउनफॉल नजर नहीं आएगा, क्योंकि पूरी दुनिया रुकी हुई है इस वक्त। बिल्कुल, डाउनफॉल जो दूसरों के साथ हो रहा है वही भारत के साथ हो रहा है। जी। आज अगर हम कहें कि वो फिटेस्ट, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है, सर्वाइवल ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट है, अगर हमें स्ट्रांग बनना है, क्या हम स्ट्रांग हैं? मेरा मानना है कि हमारी जो धार्मिक और पारिवारिक संबंध जो हम बना के रखते हैं, सोशली हम बहुत स्ट्रांग हैं, मेंटली हमारे पास बहुत स्ट्रेंथ है। हमारे पास अगर हम बात करें कि केरला में आज के दिन वो हो गया जल्दी ठीक, क्योंकि वहाँ आयुर्वेद है, तो हमारे पास इतना कुछ साइंस है जो पुराने हमारे पुरखों ने दिया है, वो हमारे को माइंड स्टेबिलिटी देता है। तो अगर हम उस माइंड स्टेबिलिटी को लेते हुए दिमाग को इस तरीके से यूज़ करें कि हमें दुनिया से अग्रिम शक्ति बनना है, या हमारे को हर चीज़ में, अर्थव्यवस्था में, इकोनॉमिक उसके अंदर प्लेटफॉर्म में हमें ग्रो करना है, तो हम बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और सारे देश इस वक्त इस प्रॉब्लम में हैं जी। और मेरा ये मानना है कि आज का टाइम ऐसा है कि हम जो कहते रहते थे कि भारत एक सोने की चिड़िया थी, वो बनाने का टाइम आ गया है। हमको सबको मिलके काम करना है, हर वर्ग को मिलके काम करना है। अगर हम वो मिलके अच्छे तरीके से स्ट्रैटेजी बना के, अब मैं स्ट्रैटेजी वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, इस पे लोग क्वेश्चन मार्क भी उठा सकते हैं, पॉजिटिव स्ट्रैटेजी तो इसके ऊपर पॉजिटिव स्ट्रैटेजी मीन्स हमारे को ये सोचना है कि हम भेड़चाल में ना पड़ें। हमें ये सोचना है कि क्या क्या चीज़ हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं जो कि चाइना से जाएगा, जो लोग बाकी देश वाले चाइना से नहीं बनवाना चाहेंगे, तो उसके लिए हमारे को बड़ी फैक्ट्रियां लगानी पड़ेंगी, उसमें सरकार का सहयोग भी चाहिएगा। तो वो बड़ी फैक्ट्रियां लगाने की क्षमता और साहस हमें दिखाना पड़ेगा। सर, एक बहुत बड़ा विवाद जो है इंडस्ट्री और लेबर के बीच में चल रहा है, सैलरी को लेकर। बार बार औद्योगिक संगठन बार बार ये कह रहे हैं कि राहत मिले, राहत पैकेज बाकी कंट्रीज ने जो है दे दिए हैं, लेकिन इंडिया के इंडस्ट्रियलिस्ट को अभी भी इंतज़ार है। एमएसएमईज की बात करें, क्या लगता है आपको कि ये विवाद कब थमेगा, और लेबर क्रंच को आप किस तरह से देखते हैं कोरोना के बाद? देखो, इसको मैं 2 भाग में डिवाइड करूंगा। पहला भाग, सरकार ने बहुत कुछ किया है, जो लेबर डेली वेजर्स हैं, सरकार ने उनके जनधन अकाउंट में भी पैसा ट्रांसफ़र कराया है, सरकार ने उनको फ्री राशन भी दिया है, और कितने सारे एनजीओज़ हैं, कुछ को तो मैं जानता हूँ फरीदाबाद के अंदर, और सेवा भारती है जो कि रोज़ राशन बांट रही है 10-10 दिन का एक परिवार को। तो अगर हम इन सब चीज़ों को देखें तो पहली चीज़, इंडिया के अंदर कोई भी भूखा नहीं रहे। दूसरी चीज़, उद्योग, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई के जो रिलेशनशिप की बात करें, पिछले 10-15 साल में अगर हम इतिहास देखेंगे, सब लोग बहुत मिलजुल के काम कर रहे थे, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट देने वाला या जो वहाँ काम करने वाला।
आज जब वो दिक्कतें आई हैं तो मेरा ये मानना है कि सरकार को भी ये करना चाहिए कि एम्प्लॉय के साथ मिलकर डिस्कस करके क्या कंपनी और सबके लिए अच्छा है उस पर डिसीजन ले। उसको एक एक यूनिट के ऊपर छोड़ दिया जाए कि वो उसको कैसे हैंडल करता है। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आपने जो पूछा कि आदमी नहीं मिलेंगे क्योंकि इतने सारे लोग चले गए, तो आज के दिन जितनी ज़रूरत हमको वर्कर की, एम्प्लॉयज़ की है, उतनी उनको हमारी है जी। तो ये दोनों तरफ से चीज़ चलेगी। हम भी नहीं चाहते कि कोई नौकरी से जाए। हमें तो ये दिखाई दे रहा है कि आगे अगर इतने सारे लोग गांव चले गए हैं तो क्या उनके परिवार वाले गांव से उन्हें वापस आने देंगे? अगर वो वापस नहीं आए तो यहाँ पे वर्कर्स की शॉर्टेज हो जाएगी। तो ऐसे के अंदर मुझे नहीं लगता कोई भी इंडस्ट्री वाला किसी भी वर्कर के लिए बुरा सोचेगा, और मैंने कभी भी ऐसा नहीं देखा है क्योंकि वर्कर हमारी फैमिली है। जी। तो देखिए, कोरोना और लॉकडाउन की जो नकारात्मक परिस्थितियां चल रही हैं उसमें संजीव खेमका जी ने बड़ा सकारात्मक रुख दिखाया है और स्पष्ट रूप से उम्मीद जताई है कि इस वक्त कोरोना के बाद भारत जो है पुनः सोने की चिड़िया जिसे कहा जाता रहा है उस ओर अग्रसर होगा। बस ज़रूरत है हमें अपने देश के अनुकूल बनने की। यदि हम परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालेंगे तो निश्चित रूप से भारत विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर रहेगा। कैमरा पर्सन शिवम के साथ फरीदाबाद से पूजा शर्मा, ANB न्यूज़। हरियाणा के बहादुरगढ़ में सेक्टर 17 की फुटवेयर फैक्ट्री में आग लगने से लाखों का नुकसान हो गया है। 2 मंजिला फैक्ट्री की ऊपरी मंजिल से शुरू हुई आग ने पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया और फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां मौके पर पहुंची और दमकल कर्मियों ने आग पर बड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया। हादसे की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंच गई थी। कैसे क्या हुआ? बस जैसे ही हमारे को सूचना मिली कोई प्लाट नंबर 215 सेक्टर 17 में जो है ना आग लगी हुई है, और हमने तीनों स्टेशनों की अपनी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जो है ना तुरंत मौके पर भेज दी, और मैं भी स्वयं जो है ना मौके पर पहुंच गया हूं, और रोहतक, झज्जर और सोनीपत से भी फायर की गाड़ियां बुला ली गई है। जांच चल रही है, आग बुझाने का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। हिमाचल के कुल्लू जिले में अब रोजाना कर्फ्यू में 7 घंटे की ढील दी जाएगी। डीसी ऋचा वर्मा ने बताया है कि यह ढील सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक रहेगी। अन्य सभी आदेश पहले की तरह ही लागू रहेंगे। नए आदेशों में केवल कर्फ्यू में ढील की अवधि बढ़ाकर 7 घंटे की गई है। आज से जिला में कर्फ्यू रिलैक्सेशन आवर्स को 5 घंटे से बढ़ा के 7 घंटे कर दिया गया है। जो टाइमिंग्स रहेंगी वो रहेंगी सुबह 9 बजे से लेके शाम के 4 बजे तक। इस दौरान सभी जो एक्टिविटीज़ अलाउड है वो की जा सकती हैं विद सोशल डिस्टेंसिंग, और मास्क का पहनना अनिवार्य होगा। और साथ ही साथ जो जिला के अंदर व्हीकल्स की मूवमेंट है उसको भी अलाउ किया गया है विदाउट पास। लेकिन मार्केट एरिया में व्हीकल्स अलाउड नहीं है एक्सेप्ट फॉर मेडिकल इमरजेंसीज, गुड्स व्हीकल, या कोई व्यक्ति सरकारी दफ्तर में या किसी और अपने कार्यालय में जा रहा है। इसके लिए जो मार्केटिंग करने आ रहे हैं वो लोग मार्केट से थोड़ा दूर अपने व्हीकल्स को पार्क कर सकते हैं और उसके बाद ही वो मार्केट में आएँ, ऑन फुट आएँ। इसका कारण ये है ताकि मार्केट में स्पेस रहे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए, इसलिए ये कदम। लहसुन की फसल मई के दूसरे सप्ताह में तैयार होने वाली है, लेकिन कोरोना के कारण किसान चिंतित है। मंडियों में बाहरी आढ़तियों और व्यापारियों की दस्तक न हो पाने की वजह से लहसुन पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। मई के दूसरे पखवाड़े में हिमाचल का लहसुन पककर तैयार हो जाता है। ये औसतन 70 से 80 रुपये किलो बिकता है। विदेशों में भी हिमाचली लहसुन की काफ़ी अधिक मांग रहती है। कुल्लू समेत सूबे के सिरमौर, मंडी, कांगड़ा, सोलन, शिमला और किन्नौर में लहसुन का उत्पादन होता है, लेकिन लॉकडाउन और कर्फ्यू के चलते लहसुन के दामों में गिरावट की आशंका जाहिर की जा रही है। और हम किसानों को ऐसा लग रहा है कि हमारा जो अभी लहसुन निकलने वाला है उसके दाम भी ऐसे ही ना हो। ये हमारी रोजी रोटी का एक मुख्य फसल है जो हम 8 से 9 महीने पूरा परिवार एकत्रित होकर कमाते हैं। बहुत बुरे हाल हो किसानों के, किसान भाइयों के 2 से 3 रुपये किलो तक बिक गई। और अभी लहसुन की जो है फसल है वो बिल्कुल तैयार है
किसान भाई चाहते हैं कि गोभी की तरह ये लहसुन का भी हाल ना हो। हम सरकार से विनम्र निवेदन करते हैं कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस फिक्स करना चाहिए गवर्नमेंट को, ताकि किसानों को उचित दाम मिले। लॉकडाउन के बीच श्रमिक अन्य राज्यों से स्पेशल ट्रेनों के जरिए गोरखपुर रेलवे स्टेशन तक पहुंच रहे हैं। उन्हें उनके जिलों तक पहुंचाने के लिए उत्तर प्रदेश रोडवेज बसों का सहारा लिया जा रहा है और इन बसों में जो कंडक्टर और ड्राइवर कार्यरत हैं वो भी काफ़ी खतरों का सामना कर उन श्रमिकों को उनके घरों तक पहुंचा रहे हैं। उनके लिए खाने और भोजन के लिए सरकार पूरी तरह से निष्क्रिय साबित हो रही है, जिसको लेकर गोरखपुर बस स्टेशन पर रोडवेज के ड्राइवर और कंडक्टरों ने अपना काम ठप कर दिया। तो जिस तरीके से लगातार जो मजदूर हैं वो अपने अपने राज्यों तक पहुंच रहे हैं, उत्तर प्रदेश में भी इसी तरह मजदूर पहुंच रहे हैं, लेकिन गोरखपुर में जो बसों के ड्राइवर और कंडक्टर हैं उन्होंने अपना काम ठप कर दिया है, क्योंकि सरकार की तरफ से उन्होंने आरोप लगाया है सरकार पर कि सरकार की तरफ से उनके खाने पीने का इंतजाम भी नहीं किया जा रहा है। वो उतना ही रिस्क उठा रहे हैं जितना कि बाकी कोरोना योद्धा उठा रहे हैं, जो फ्रंट लाइन पर खड़े होकर के कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसे ही ये भी कोरोना से सीधे तौर पर अब लड़ाई लड़ रहे हैं। गोरखपुर रोडवेज बस स्टेशन पे खड़े हैं, जहां ये कंडक्टर और ड्राइवर लोग हैं जिनकी अपनी एक आप बीती है, जो इनका सरकार से कहना है कि ये लोग निरंतर उन श्रमिकों को, जो श्रमिक रेलवे से या सूरत से, मुंबई से, गुजरात से, जहां से भी आ रहे हैं, उनको उनके गंतव्य तक गोरखपुर से उनकी गंतव्य तक पहुंचाना है। लेकिन इनकी भी कुछ आप बीती है जो अपने सरकार से कहना चाहते हैं। और हमारे साथ में एक कंडक्टर है, हमसे बात करेंगे क्या मामला है, आखिर क्या आप लोग जो है किस तरह की परेशानी आप लोग को हो रही है। सर, हम लोग जो श्रमिक आ रहे हैं बाहर से उन लोग को पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन हम लोग को भोजन समय से नहीं मिल पा रहा है। जो भी भोजन मिला है शाम को सुबह मिल रहा है, सुबह का शाम को मिल रहा है, वो भी 2 रोटी 2 पूड़ी 3 पूड़ी ऐसे मिल रहा है। शाम का खिचड़ी आज सुबह हम लोग को मिला है। ये हम लोग सबसे बड़ी समस्या हम लोग को भोजन का है। हम लोग हर संभव काम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम लोग को भोजन नहीं मिल पा रहा है। तो इनको भोजन नहीं मिल पा रहा है, ये उन लोगों को वहां तक पहुंचा रहे हैं जो लोग गुजरात, मुंबई या अदरवाइज कहीं से भी श्रमिक जो ट्रेन के जरिए, स्पेशल ट्रेन के जरिए गोरखपुर स्टेशन पर आ रहा है। हमारे साथ में एक ड्राइवर है, हम उनसे बात करेंगे क्या कुछ मामला और क्या किससे कहना चाहते हैं। आखिर आप लोग इस तरीके से जो है परेशान है, यहाँ खड़े हैं गोरखपुर स्टेशन पर, क्या कहना चाहते हैं सरकार से आप? हम अपने अधिकारी से यही कहना चाहते हैं कि हमको खाना खाने के लिए ओनली 1 पैकेट मिल रहा है, जिससे हमारा पेट नहीं भर रहा है। हम कैसे गाड़ी चलाएंगे? हम गाड़ी कैसे चलाएंगे? हमको गाड़ी चलाने की एनर्जी चाहिए, आराम चाहिए। जब पेट ही नहीं भरेगा तो गाड़ी कैसे चलेगा? हमको मेन समस्या तो आपने सुना, आपने देखा कि इनकी जो अपनी आप बीती है, अपनी परेशानी है। सरकार उन चीज़ों पे तवज्जो नहीं कर रही है जो बहुत ही ज़मीनी स्तर से रिलेटेड है, जो ज़मीनी स्तर से जुटी हुई है। ये ड्राइवर हैं, ये उन लोगों को वहाँ तक पहुँचाएंगे जो लोग स्पेशल ट्रेन के ज़रिए गोरखपुर आ रहे हैं। और गोरखपुर स्टेशन से ये लोग उन्हें संत कबीर नगर, सिद्धार्थ नगर, देवरिया, बस्ती, और अब ये लोग कहाँ जाएंगे। हमारे साथ एक और कंडक्टर, ये बताइए कि आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं और ये जो बसें हैं जो आई है ये कहाँ से आई है? ये देवरिया डिपो के हम लोग हैं और ये अब बस्ती जाने के लिए तैयारी में हैं। बस्ती आर्डर हुआ है कि बस्ती आप लोग जाइए। हम लोग कहे हैं कि भैया हमको खाना भर पेट दे दीजिए और बस्ती भेज दीजिए, हम लोग खा करके बस्ती चले जाएंगे। यानी कि आप लोग अभी जाने को तैयार नहीं है? अभी खाना मिल जाएगा, उसके बाद खा के चले जाएंगे, तुरंत चले जाएंगे। तो इनका कहना है कि हम लोग अब तभी जाएंगे जब हम लोगों को खाना मिल जाएगा, और यहाँ से अपनी गाड़ी बस्ती तभी ले जाएंगे बस को जब हम लोग को खाना मिलेगा। ये देवरिया डिपो के रहने के ये जो है कंडक्टर हैं, ये जो है ड्राइवर है, और देवरिया डिपो से सारी बसें यहाँ पर आई है। तो सरकार को इनकी आवाज़ सुनना पड़ेगा। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इनको भी अपनी जो परेशानियां हैं उसको इन्होंने बयां किया है। पापी पेट का सवाल है, अगर पेट में दाना नहीं तो कोई काम नहीं। इनका कहना है कि अगर हमारे अंदर एनर्जी नहीं रहेगी तो हम गाड़ी कैसे चलाएंगे, हम लोगों को उनको गंतव्य तक कैसे पहुँचाएंगे। तो ये सोचने वाली बात है। राम भरोसे हर चीज़ चल रही है इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर। मैं गोरखपुर से वीडियो जर्नलिस्ट आरके यादव के साथ एएनबी न्यूज़ चैनल के लिए। हरियाणा के जींद में भी प्रवासी मजदूर परेशान हैं और अपनी परेशानी को लेकर के वो सड़कों पर उतर आए। वहां पर सामाजिक दूरी का भी उल्लंघन किया गया। मजदूरों से बातचीत की है हमारे संवाददाता ने। 15 नए मामले सामने आए हैं। हालांकि टोटल की अगर बात की जाए तो 15 मामले हैं। आप देख सकते हैं जींद में कोरोना का कहर जारी है। हालांकि अभी तक जो है 15 मामले सामने आए जींद में, लेकिन जींद में सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पर आप देख सकते हैं
धज्जियां उड़ती यहाँ दिखाई दे रही है। कोई भी जो ये मजदूर हैं अपने गांव जाना चाहते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार का इन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया। आप देख सकते हैं सोशल डिस्टेंसिंग के सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आप देख सकते हैं कोई सोशल डिस्टेंसिंग का वो नहीं है, पालन नहीं लोग करते हैं। आखिर कोरोना की जो महामारी बीमारी है वो किसी को भी हो सकती है, लेकिन तस्वीरें आपके सामने आप देख सकते हैं ये मजदूर हैं इतनी भारी संख्या में इकट्ठा हो गए। आखिर जींद का प्रशासन कहाँ सो रहा है, किस चीज़ की जो है वो कब जागेगा जींद का प्रशासन? अच्छा जी, कहाँ जाना था आपने, क्या प्रॉब्लम है? गोंडा जाना है जी, यूपी गोंडा। तो आज यहाँ क्या करने के लिए आए हो? अजय यहीं पे आए थे, कागज बनवाने चेक कराने आए थे मेडिकल में। अच्छा, वहाँ से हटा दिया। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं यहाँ कुछ नहीं होगा जी। अच्छा, क्या नाम है भाई साहब? क्या जी मेरा नाम ईश्वर है जी। हम लोग मेडिकल कराने आए थे जी, पहले मेरे साथ ही करा चुके हैं और मैं आया तो ये रसीद पर्ची काट के उसके बाद बोले मैं अंदर गया, वो बोले कि जाओ ड्राइवर को लेकर आओ, पहले जो लेकर जाएगा उसको लेकर आओ। मैं रोडवेज से बस से आने जाने वाला आदमी, ड्राइवर को कहाँ से लेकर आऊँगा? कितने मजदूर आए हुए हैं आज यहाँ पे तो काफी है, ज्यादा संख्या में आ चुके हैं। ज्यादा संख्या है, फिर भगा दिए अंदर से, पुलिस भी आ रही है, मार रहे हैं। कहाँ जाना था, क्या समस्या है? जी हमें गोंडा जाना, यूपी में गोंडा जिला जाना है। तो और मजदूर हैं जो और भी हैं? जी और भी हैं, अपनी जगह अभी तो सारे मजदूर आए नहीं है। से कोई लखनऊ से, कोई गोंडा से। क्या आपको कहाँ जाना था? जी गोंडा जाना था जी यूपी। तो कितने आप ये इतने भीड़ इकट्ठा आपने करते सोशल डिस्टेंस क्या पालन? जी यहाँ पे कल करा के लेकर गए हैं, इसलिए हम आए थे। पुलिस ने कहती मुझे बोले 2-4 दिन में अरे जाएंगे, तो इसलिए हम आए थे करवाने के लिए। तो अंदर गए, बोले अभी 1 घंटे के बाद नंबर लगेगा। फिर 1 घंटा हम बैठे रहे सुबह से, फिर अंदर गए, फिर बोले आज नहीं होगा तुम लोगों को, जिसने बुलाया उनको बुला लेकर आओ। ऑनलाइन करवाए थे सर, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। आप कहाँ रहते हो? मैं तो यहीं सी चौक पे रहता हूँ, मंडी में रहता हूँ, मैन बाजार गुरुद्वारे के पास जी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। काफी समस्या जो है इन मजदूरों को यहाँ पे आई हुई है। हमारे साथ और मजदूर है, उनसे बात करते हैं। क्या समस्या आई हुई है आपको यहाँ? समस्या कोई नहीं। क्या कहना चाहेंगे? हमें बस कहना यही है कि जी हमें घर भेज दें, बस किसी घर भेज दें, हम घर चले जाएं बस, और तो कुछ नहीं। अच्छा, आप कहाँ से आए हो? सब्जी मंडी। कितना टाइम हो गया आपको यहाँ? यहाँ हो गया 2.5 महीना हो गया। तो यहाँ पे खाने पीने को देते हैं? कुछ नहीं देते, 5 दिन 5 दिन के खा रखा, आज 5 दिन हो गए खाली हो। मंडी भी बंद हो गई, सील कर दिया। आप क्या खा लें? आप 5वां दिन हो गए भूखे पड़े हैं, न किराया न भाड़ा, किस तरह घर जाएं? और कोई सरकार भी नहीं कर। मजदूरों का साफ तौर पर यही कहना है, ना किराया है, ना हमारे पास यहाँ जो है खाने को भी नहीं दे रहे हैं। और हालांकि इनका साफ तौर पर यह भी कहना है कि हम अपने गांव जाना चाहते हैं और वहाँ पूरे अपने परिवार के साथ रहना चाहते हैं, लेकिन ये जो मजदूर हैं इतनी भारी संख्या में इकट्ठे यहाँ हुए हैं और लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ लोग पालन करते नहीं दिखाई दे रहे। 5 से ज़्यादा जो है इकट्ठे नहीं होने दिए जाएंगे, लेकिन आप देख सकते हैं जो लोग हैं इतनी भारी संख्या में कि कैसे जो है यहाँ पे इकट्ठे हो गए। मेरे सहयोगी सोनू कुमार के साथ परमजीत पवार, ANB न्यूज, जींद। एक तरफ जहां देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है तो वहीं हरियाणा के नूह मेवात के एक गांव से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली एक खबर भी सामने आई है। आपको बता दें कि 2 मई को जिले के एक गांव में रहने वाले कर्मचारी की बेटी के साथ 5 युवकों ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। वहीं पीड़िता के पिता का आरोप है कि पुलिस ने मामले में वारदात के 48 घंटे के बाद तो मामला दर्ज किया। फिलहाल हालांकि पुलिस मामले की जाँच कर रही है, लेकिन आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। इसमें 5 मई को हमारे महिला थाना में सूचना मिली कि एक नूह के इलाके की रहने वाली लड़की के साथ 5 व्यक्तियों के द्वारा बलात्कार की घटना को अंजाम दिया गया है, जिसके ऊपर FIR दर्ज कर ली है, मेडिकल करा दिया है, 164 के बयान करा दिए हैं और आगे का जो अनुसंधान है सर हमारे पास 5 तारीख को ही दरखास्त आई थी और हमने तुरंत FIR दर्ज कर दी। FIR के बाद लड़की का मेडिकल और 164 की स्टेटमेंट हमने करवा दी है। इन्वेस्टिगेशन जारी है। पीड़ित परिजनों का कहना हमको कभी थाने के चक्कर कटवा रहे हैं, कभी हॉस्पिटल के, काफ़ी गुहार लगाई तब जाकर मुकदमा दर्ज। ऐसा तो नहीं है, हॉस्पिटल हम सिर्फ मेडिकल के लिए लेके गए थे और 164 के लिए हमें कोर्ट में ले जाना होता है। तो मैम पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई चल रही है इसमें? अभी हमारी तफ्तीश जारी है, गैंगरेप का मुकदमा है, इन्वेस्टिगेशन हम लोग कर रहे हैं। तो मुलजिम कब तक अरेस्ट हो सकते हैं इसमें? जल्द से जल्द सच्चाई का पता लगाकर आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा।
चलिए फिलहाल मेरे साथ खबरों में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।